बड़ी खबर यह है कि बिहार में जो नीट पेपर लीक हुआ, इस पूरे मामले में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं लगी हैं। आज 12 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, तो नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। 4 जो याचिका है वो एनटीए की तरफ से दाखिल की गई हैं और जो 8 याचिकाएं हैं वो अभ्यर्थी और कोचिंग सेंटर्स की तरफ से दाखिल किया गया है। तो नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 12 याचिकाओं पर यह सुनवाई हो रही है और इस पूरे मामले पर निगाह इसलिए बनी है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। तो जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया, अब इस पूरे मामले पर, नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं, प्रकाश हमारे साथ हैं और अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। अंकित, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, इस वक्त क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के भीतर? कितना महत्वपूर्ण दिन है आज का? सुनवाई हो रही है वो 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं पर चल रही है और फिलहाल इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये है कि जो एनटीए की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जो 4 याचिका दायर की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि देश के अलग अदालतों में जो सुनवाई चल रही है उसको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी किया है उन लोगों को जिन्होंने वो याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट में दायर की हुई थी और जो निचली अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है उस पर रोक लगा दी है और अब 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद गंभीर टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अब तक की सुनवाई से हमको लग रहा है ये काफी एक गंभीर मामला है, लेकिन क्योंकि वेकेशन बेंच है और तमाम याचिकाएं आ चुकी हैं, एनटीए का जवाब आना बाकी है, लिहाजा हम इस पर विस्तार से 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इसको एक काफी गंभीर मामला करार दिया है। इस सबके बीच में कोर्ट ने फिर से यह कहा है कि लगातार जो हमारे सामने याचिकाएं आ रही हैं उसमें यह एक मांग की जा रही है कि काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए। तो फिलहाल हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो भी फैसला होगा वो 8 जुलाई की सुनवाई के बाद तय होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो उचित कदम उठाए जाएंगे और फिर जो काउंसलिंग को लेकर के जो भी फैसला होगा उसमें तय किया जाएगा। इस सबके बीच में एक और याचिका आई जिसमें यह कहा गया है कि जो 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला लिया गया वो सही नहीं था, क्योंकि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। गड़बड़ी सिर्फ 1563 छात्रों तक नहीं बल्कि कहीं ज्यादा हो सकती है, लिहाजा उस पर विचार किया जाए। तो कोर्ट ने उस पर भी नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा है। तो कोर्ट एक एक करके तमाम याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और अभी भी सुनवाई जारी है। जी बिल्कुल अंकित, तो जिस तरीके से ये आप बता रहे हैं कि फिलहाल कुछ जो टिप्पणियां आई हैं बेहद गंभीर है, कोर्ट ने माना है कि गंभीर है, 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इसके साथ ही साथ काउंसलिंग पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जा रही है। बिहार से बड़ी खबर यह है कि नीट पेपर लीक मामले में खुलासा हुआ है। आरोपी सिकंदर का नया इकबालिया बयान सामने आ गया। ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पुलिस को दिए कबूलनामे में अंतर सामने आया है। तो ये बड़ी खबर है बिहार से। पहले कबूलनामे में गेस्ट हाउस का जिक्र था, लेकिन अब जो दूसरा कबूलनामा आया है उसमें चीजें अंतर देखने को मिल रही है। नए कबूलनामे में गेस्ट हाउस की बात सामने नहीं आ रही है। तो जो ये इकबालिया बयान था उसमें अंतर आया है। पुलिस को जो उसने बयान दिया है, तो नीट पेपर लीक मामले में नया खुलासा यह हुआ है कि आरोपी सिकंदर का नया इकबालिया बयान सामने आ गया है और पुलिस को जो उसने बयान दिया है वो पहले बयान से अंतर है। पहले कबूलनामे सिकंदर ने गेस्ट हाउस का जिक्र किया था, लेकिन नए कबूलनामे में गेस्ट हाउस की बात उसने नहीं की है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इन सब के बीच चलिए आपको जो अभी तक स्थितियां बन रही है वो हम आपको बता देते हैं। और सिकंदर के कबूलनामे पे चूंकि हम बात कर रहे हैं तो उसके कबूलनामे को आपको बता देते हैं। आप देखिए, लाखों छात्रों की जो व्यथा है एनटीए को लेकर, इन सब के बीच सिकंदर का कबूलनामा देखिए। पहला कबूलनामा गेस्ट हाउस का जिक्र उसने किया था। उसने कहा था मेरे साले के बेटे अनुराग यादव और उसकी मां के रुकने का इंतजाम एनएचएआई गेस्ट हाउस में कराया गया। लेकिन जो दूसरा कबूलनामा आया देखिए, इसमें लिखा गया है कि गेस्ट हाउस की बात है ही नहीं, चारों छात्रों को रामकृष्णा नगर में जाकर अमित आनंद और नीतीश कुमार को सुपुर्द किया था। तो ये सिकंदर का जो बयान है ये अंतर आ रहा है। एक तरफ वो कहता है कि एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुकवाया गया था, वहीं दूसरे कबूलनामे में वो कहता है अमित आनंद और नीतीश कुमार को सुपुर्द कर दिया था। नीतीश कुमार भी वो व्यक्ति है जिसने अपना कबूलनामा दिया है। प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए पटना से। प्रकाश जी, ये जो कबूलनामा बदला है, जो पहला मामला है जो दूसरा मामला है, इसका इंपैक्ट जांच पर कितना असर डाल सकता है? क्योंकि जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जो बयानों में अंतर होता है, उसके बाद स्थितियां बदलने लगती हैं।
देखिए, अपने दर्शकों को अभी हमारे पास जो दस्तावेज है इस पर हम बात करेंगे जो आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर बता देते हैं, और वो ये है कि जहां मैं खड़ा हूं, ये जो EOU जो इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट है पटना का, बिहार का आर्थिक अपराध अनुसंधान जो जहां पे होता है, वहां के जो ADG हैं नैयर हसनैन खान, वो दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली तलब किए गए हैं, और वहां पर इंतज़ार हो रहा है बुलावे का HRD मिनिस्ट्री से या फिर होम मिनिस्ट्री से। इन दोनों जगहों से बुलावा आ सकता है। बिहार EOU के ADG दिल्ली तलब कर लिए गए हैं, तो ये इस बीच का बड़ा अपडेट है। ADG नैयर हसनैन खान दिल्ली तलब किए गए हैं और उन्हें ये बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? गृह और शिक्षा मंत्रालय ने तलब किया है। प्रकाश, सीधे आपके पास आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर आपने बताई है। जी बिल्कुल, ये अहम इसलिए है क्योंकि जो UGC नेट के एग्ज़ाम जो कैंसिल किए गए हैं, अब आगे इसकी डेट जारी होगी, लेकिन इसमें यह भी देखा गया था कि प्रश्न पत्र लीक जो बिहार में हुए थे नीट के, उस पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है, उसमें कितने साक्ष्य मिले हैं, किस आधार पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये बड़ा सवाल बिहार में बना हुआ है कि कैसे बिहार में प्रश्न पत्र लीक हुए, किन बच्चों के पास पहुंचा था, कौन माफिया थे इसमें साथ में शामिल थे, कैसे पैसों की डील हुई थी। तो ये सारे एविडेंसेस के साथ ये तमाम जितने भी इनके पास जांच में अब तक की आई रिपोर्ट है, वो नैयर हसनैन खान लेकर के दिल्ली तलब किए गए हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं इनफैक्ट, और दिल्ली में अब इनकी मुलाकात हो सकती है। HRD में जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे मुलाकात हो सकती है, उनके अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है, इसकी आगे की जानकारी दी जाएगी। ये अहम इसलिए है क्योंकि इसी के आधार पर, देखिए 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, 8 जुलाई को, लेकिन उसके पहले अगर ये सारे मामले साफ हो जाते हैं तो नीट के बारे में सरकार कोई भी निर्णय ले सकती है, जैसा कि UGC नेट के बारे में निर्णय लिया गया है। उसके आधार बताए गए हैं कि उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थे जिस आधार पर, तो हो सकता है कि ये आधार बन जाए। नीट एग्ज़ाम में जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक किए गए हैं, और अब सारी जानकारी जो हमारे पास दस्तावेज हैं, ये इसके अलावा जो प्रश्न पत्र जले हुए जो पाए गए थे रामकृष्ण नगर में, जिस स्कूल में उन बच्चों को रखा गया था, प्रश्न पत्र के आंसर शीट रटाए गए थे, वो तमाम साक्ष्य के साथ में ये सारी बातें होंगी। तो आज से लेकर कल तक में शिक्षा विभाग को कोई ना कोई निर्णय लेना ही होगा। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, प्रदर्शन करना है तो जाके हरियाणा भवन पे करो, बीजेपी के दफ्तर के सामने करो, और दिल्ली के हक का पानी लेकर आओ। हम कोई अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहे हैं हरियाणा से, याद रखिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। 28 लाख लोगों के बराबर पीने के पानी, 100 MGD पानी को हरियाणा की बीजेपी सरकार ने रोका है, हम वही पानी मांग रहे हैं। फिर पानी का संकट दूर हो जाएगा। तो पानी का संकट खुद से प्रायोजित करते हो, प्रदर्शन करने का ड्रामा करते हो, इस काम में LG को भी शामिल करते हो, नायब सिंह सैनी को भी शामिल करते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र की तरह। ये सब कुछ पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है। और एक मंत्री के तौर पर आतिशी जी ने लगातार प्रयास किया दिल्ली के लोगों के लिए, कहां कहां नहीं जाकर चक्कर काटा, कहां कहां नहीं जाकर गुहार लगाई, LG से अनुरोध किया, अधिकारियों से कहा, केंद्र सरकार से कहा, विनती की, प्रार्थना की, हरियाणा सरकार से कहा, दिल्ली के लोगों का पानी दे दीजिए, 28 लाख लोगों के हक का पानी दे दीजिए, जो पानी हमको मिलता रहा है वो पानी दे दीजिए। लेकिन आतिशी जो दिल्ली की मंत्री हैं, उनकी एक बात सुनने को भाजपा के लोग तैयार नहीं। आइए बैठिए ना, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आमने सामने बात कीजिए, आंख से आंख मिलाकर बात कीजिए। और अगर दिल्ली के संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है तो दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता और देश की मीडिया के सामने हो जाएगा। सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार है, सीधे तौर पर LG जिम्मेदार है, सीधे तौर पर हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। आपने 28 लाख लोगों का पानी रोक दिया, उसके बाद यहां नौटंकी, ड्रामा, प्रदर्शन, घड़ा फोड़ो, मटका फोड़ो, पटका डाल के मटका फोड़ो चल रहा है। और मजबूर होकर पहली बार इतिहास में होगा
बड़ी खबर आ रही है नीट मामले को लेकर, उसका रुख कर लेते हैं। सियासत इस पूरे मामले पर गर्मा गई है। आरजेडी, कांग्रेस समेत विपक्ष ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। विपक्ष एक सुर में केंद्र सरकार को घेर रहा है। तो एक तरफ जहां पर ईओयू की जांच चल रही है, जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, बिहार के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन सियासत गर्मा चुकी है और विपक्ष रद्द करने की मांग कर रहा है। सारे जो प्रतिष्ठित परीक्षा हैं देश के, वो सब मजाक बनकर रह गया है। अभी नेट यूजीसी परीक्षा को रद्द किया गया है और नीट परीक्षा पर बवाल मचा हुआ है। नीट परीक्षा पर जितने गंभीर सवाल उठ रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल उठाए हैं और देश के माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पर सफाई दे रहे हैं और बचाव कर रहे हैं। ये गंभीर मामला है, देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। स्वाभाविक है, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने की जो कोशिश होती है और उसका दुष्परिणाम प्रतिभावान छात्रों को भोगना पड़ता है। केंद्र सरकार ने सम्यक फैसला लिया है, लेकिन हम यह भी अनुरोध करेंगे कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में अगर इस ढंग का जो शिक्षा माफिया के द्वारा कुकृत्य किया जाता है, ऐसी सख्त व्यवस्था की जाए जिससे कि छात्रों का जो मेहनत है उस पर पानी नहीं गिरे। तो सियासी तौर पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हम सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक, नकल माफिया ने पूरे सिस्टम को ऐसा हिलाया कि अब सियासत में किसी को बचाव की मुद्रा में आना पड़ रहा है और किसी को मौका मिल गया है। बिल्कुल अवधेश, खुद सरकार भी इसको लेकर के सरकार के भीतर भी गहन चिंतन चल रहा है। प्रकाश जी जो बात कर रहे थे वो काफी हद तक सत्य के करीब है कि सरकार इसी बात का इंतजार कर रही है कि कितने और सब्सटेंशियल एविडेंस उसके सामने आते हैं अभी, और इसीलिए अभी तक कैंसिलेशन का फैसला नहीं लिया गया है। जो बिहार के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं उनके पास क्या सबूत है इसको देखा जाएगा। गोधरा से जो सबूत आए हैं सामने वो भी, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसके पास जो शिकायतें आई हैं उन पर भी सरकार का पूरा ध्यान बना हुआ है। तो चिंता अपने सहयोगी दलों से भी है, विपक्ष आक्रमण कर रहा है, संसद का सत्र शुरू होने वाला है और खुद जो एविडेंस सामने आ रहे हैं, जिस ग्राउंड पर यूजीसी की परीक्षा रद्द की गई, नेट की परीक्षा रद्द की गई है, कुछ वैसा ही ग्राउंड बनता हुआ यहां पर दिख रहा है। तो सारे सबूतों का अध्ययन किया जा रहा है और जैसे ही क्लिंचिंग एविडेंस लगेंगे, इसका भी संभावना इसी बात की कि अगला कदम इसको रद्द करने का ही हो सकता है। बड़ी सियासी खबर है, नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। 65% आरक्षण को रद्द किया गया है। तो ये सियासी मास्टर स्ट्रोक जो चलने की कोशिश बिहार की नीतीश सरकार ने की थी, इसको बड़ा झटका लगा है और जो 65% आरक्षण का कार्ड खेला गया था उसको रद्द किया गया है। 65% आरक्षण की बात की थी नीतीश सरकार ने, यह तय किया था। और सीधे अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार का रुख करते हैं। प्रकाश जी, क्या अपडेट है? देखिए, दरअसल ये जो बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई थी और जाति आधारित गणना कराने के बाद उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, उस समय में ये फैसला लिया गया कि आरक्षण को बढ़ाया जाएगा, आरक्षण की सीमा, और उसके तहत में ईबीसी को आरक्षण बढ़ाया गया और इसके साथ में ओबीसी और एससी एसटी को आरक्षण बढ़ा के दिया गया है, अनुपात को देखते हुए कि जितनी संख्या है उस हिसाब से उनकी संख्या को बढ़ाया गया था और विधानसभा से बाकायदा इसके लिए पारित कराया गया था। लेकिन हाईकोर्ट में इसी बीच में याचिका दायर की गई थी और मार्च में सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे आज जो चीफ जस्टिस की कोर्ट है उसने ये याचिका को सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इसमें रद्द कर दिया जाता है जो आरक्षण का फैसला लिया गया था। और इसके तहत में काफी अच्छी खासी सुनवाई हुई थी और कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल है बिहार सरकार के पीके शाहिद है, उन्होंने भी बहस की थी और काफी अपने तर्क दिए थे, लेकिन अंतिम में इस आरक्षण को ही रद्द कर दिया गया है। और ऐसे में अब देखना होगा कि राज्य सरकार आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है और विपक्ष भी इस पर हमलावर रहेगा। बिल्कुल। अब प्रकाश, क्या प्रमुख रूप से कोर्ट की कुछ टिप्पणियां सामने आई हैं? क्या कुछ टिप्पणी की है उसने बिहार सरकार के फैसले पर? देखिए, ये जो सरकार के फैसले के खिलाफ में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें कुछ संविधान के तहत हवाला दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इंदिरा सवानी मामले में आरक्षण की सीमा पर 50% का प्रतिबंध लगाया था, उसके तहत में
इसकी सुनवाई हुई थी और इसी बात को लेकर के लंबित रखा गया था। और जो चुनौती दी गई थी सरकार के इस आरक्षण के प्रावधानों को, उस पर यह साफ हो गया था कि 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया गया था। तो इसी के तहत में जो हाई कोर्ट है उसकी जो सुप्रीम या यहाँ की चीफ जस्टिस की कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि कैसे 50% जो सीमा है उससे बढ़ा करके 65% किस आधार पर किया गया है। तो उसी के तहत में ये कार्रवाई हुई है और ये आदेश आया है। बिल्कुल प्रकाश, हमारे साथ आप बने रहिए। बड़ी खबर, जो दर्शक अभी जुड़े उनको बता दें, बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था, उसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और जिस तरीके से 50% आरक्षण का एक बना हुआ है मापदंड, उससे आगे बढ़कर नीतीश सरकार ने 65% किया था शिक्षण संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है कि आरक्षण की सीमा जो है वो 65% कर दी जाए। प्रकाश, अब सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला बिहार में जातिगत जनगणना हुई, आज झारखंड सरकार ने भी तय किया है। कांग्रेस भी लगातार पूरे इलेक्शन कैंपेन में कहती रही कि 50% आरक्षण की सीमा से हम आगे जाएंगे, बढ़ाएंगे। इस फैसले का, जो पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है, इसका सियासत पर क्या इंपैक्ट होने जा रहा है? देखिए, ये बात तो तय है कि जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे, केंद्र सरकार के खिलाफ थे और तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी साथ में थी, तो उस वक्त ये फैसला लिया गया था। तो जाहिर है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और सीपीआई जो लेफ्ट पार्टियां हैं, वो लोग हमलावर होंगे और कहना होगा कि इसको संविधान के 9वीं सूची में डाला जाए ताकि इसकी स्क्रूटनी नहीं हो पाए, जैसा कि तमिलनाडु में किया गया था, जो आरक्षण के प्रावधान किए गए थे और जो बढ़ाए गए थे 50% से ज्यादा। तो उसी तरह से बिहार ने जो फैसला लिया है, इसको भी उस शेड्यूल में डाला जाए, जिससे कि हाई कोर्ट में इसकी स्क्रूटनी नहीं हो सके और हाई कोर्ट के परव्यू से या सुप्रीम कोर्ट के परव्यू से बाहर रहे। तो ये भाव जरूर बनेगा नीतीश कुमार पर, अभी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर। विपक्ष के नेता हमलावर होंगे, लेकिन देखना होगा कि जेडीयू इससे क्यों उसमें लेती है और जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या आगे की कार्रवाई के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है पर सरकार इस आरक्षण को, क्योंकि वो दरवाजा खुला हुआ है, जैसा कि पीके शाही जो एडवोकेट जनरल है, उन्होंने तथ्य दिए थे, तर्क दिए थे, उस आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट जांच का दरवाजा खटखटा सकती है। जेडीयू के सामने ये खुला रहेगा ये उपाय। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की सियासी परिस्थितियां प्रकाश बनी हुई इस वक्त, क्या इस बात की संभावना ज्यादा है कि जो बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? देखिए, अगर देखा जाए तो अमूमन ऐसे फैसलों में ज्यादातर कोर्ट के दरवाजे ही खटखटाए जाते हैं, ऊपरी अदालत में ले जाया जाता है और अगर लंबा खींचता है तो उसमें ये कहा जाता है कि अभी मामला अदालती है, अदालत में मामला पड़ा हुआ है, उसके फैसले जो आएंगे फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो जाहिर है कि पहला जो संशय है कि वो इस बात को लेकर कि ये हाई कोर्ट का फैसला है, इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है बिहार सरकार। लेकिन ये तो एक सीमा हुई जिसके तहत में वो कार्य होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में, तो उसके पहले जाति आधारित गणना के आधार पर जिस तरह से आरक्षण दिए गए थे, जो मांग इन लोगों की रही है कि 9 शेड्यूल में डाला जाए, तो उसके तहत में विपक्ष का कहना होगा कि सरकार जो है वो इस मामले में बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और जो इनका प्लान है कि अगली जाति बनाम पिछड़ी जाति करने का, तो उसमें ये लोग आगे बढ़ेंगे। मुंबई में बसी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी का पुनर्विकास करने की कोशिश की जा रही है। कैसे होगा ये पुनर्विकास? क्या 10 लाख की आबादी वाली धारावी की तस्वीर बदलेगी? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने बात की धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सीईओ एस श्रीनिवासन से। धारावी के लिए ये प्रोजेक्ट क्या देगा? क्या उनकी जिंदगी बदलेगी? किस तरीके से बदलेगी? धारावी जो है दुनिया में सबसे बड़ी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है दुनिया में, और हम लोग शहर में एक शहर बनाने वाले हैं जी। शहर के अंदर एक शहर, मिनी सिटी, सिटी विद इन ए सिटी है। ऐसा नहीं कि कुछ बिल्डिंग बना दिया। और दूसरा चीज़ इसमें एक है कि जब हम लोग एक शहर बनाते हैं, उसमें सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनते, बिल्डिंग्स बनाना हम मेन पॉइंट ही है। स्लम ड्वेलर्स को, रहवासियों को घर देना उधर, और दूसरा उनको दुकान है तो दुकान देना, जो एलिजिबल जो लोग हैं उनको देना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो होगा। लेकिन धारावी में स्पेशलिटी क्या है?
उधर दूसरा नंबर आइटम और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो बनाना चाहिए, जनरली दूसरा स्लम में नहीं होता है, नहीं है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कहलाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल्स हैं उधर, या कॉलेजेस हैं, मंदिर और मस्जिद हैं, या हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, राइट। ये सब चीज़ें हम लोग बोलते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बनने की ज़रूरत है। जनरली छोटे छोटे सारे प्रोजेक्ट्स में होता नहीं है। सो इधर लेकिन एक शहर बन रहा है तो ये सब करना पड़ता है, वो सब करना पड़ेगा। तीसरा आइटम, 3 आइटम बोला था मैंने, एक बिल्डिंग्स बनाना, दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इधर डेंसिटी बढ़ने वाली है। ऑलरेडी धारावी का डेंसिटी 2 लाख से ऊपर है। ये सबसे, मेरा जानकारी से वो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी दुनिया में होगी। सो इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल रोड्स हैं, काफ़ी बड़े रोड्स उधर सिर्फ पेपर पे है बिकॉज उधर झोपड़ी है, या ब्रिजेस बनना चाहिए, या वाटर सप्लाई देना चाहिए उधर सूरेज देना चाहिए, स्टॉर्म वाटर करना चाहिए, ये सब चीज़ है, ये सब एसपीयू को बनाना पड़ेगा। क्या निकष होंगे अगर मुझे पात्र साबित करना है खुद को, तो मैं कैसे साबित कर सकता हूँ? हाँ, ये एक्चुअली बड़ा चीज़ है, थोड़ा सा पूरा मैं उत्तर देता हूँ उसको विस्तृत रूप से। गवर्नमेंट का रूल क्या बोलता है? नंबर 1, जो भी 1 जनवरी 2000 तक जो लोग उधर रहने वाले हैं, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट, कमर्शियल हो, उनको सबको एलिजिबल है, उनको सब फ्री घर मिलेगा 2000 के पहले, फर्स्ट जनवरी ईयर 2000। और 2000 से लेके 2011 तक ऑन पेमेंट बेसिस घर देंगे। उसके लिए अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए देके सो वो भी पात्र हो जाएंगे, ठीक है। एक 11,2000 तक तो फ्री, 11,2000 से लेके जनवरी 2000 से लेके 2011 तक 2.5 लाख रुपए देके उनको पात्र कर जाते हैं। उधर से उधर ही हम लोग करेंगे। 350 स्क्वायर फीट उनको देंगे, दोनों को, 2000 वालों को भी देंगे 2011 तक। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो बाद में आए हैं 2011 से अभी तक ऑलमोस्ट 13 साल हो गए, अभी 12-13 साल, वो तो इनएलिजिबल हैं। उन सबको हम लोग रेंटल हाउसिंग, भाड़े पे घर हम लोग देंगे धारावी से 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर। ओके, प्रोजेक्ट के दौरान या प्रोजेक्ट के बाद? नहीं, प्रोजेक्ट के दौरान, प्रोजेक्ट के बाद नहीं, इनके साथ साथ ही, लेकिन उसको रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। रेंट हम लोग गवर्नमेंट फिक्स करेगी कितना है। लेकिन उससे और अच्छी चीज़ ऐसा है कि इनको रेंट को हम लोग हायर परचेज भी करने वाले। कैबिनेट डिसीजन ऐसा था कि जिसको घर खरीदी करना हो रेंटल को, वो खरीदी कर सकता है। उसका रेंट, उसका अमाउंट भी गवर्नमेंट फिक्स करेगी उसकी। अच्छा, अभी तक तय नहीं होगा? नहीं, करेंगे हम लोग। अभी तो एसपीवी तो अभी बनी, और सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंडिया में और मुंबई में, महाराष्ट्र में, कि जिसमें सबको घर दे रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में वही डर है कि मेरे पास अगर सभी कागजात है और अगर मैं निकष में ना बैठूं और कहीं कुछ छूट जाए, कहीं कुछ जो हम मराठी में बोलते हैं लाल फितीचा कारभार, ऐसा कुछ हो, प्रशासकीय तांत्रिक गलतियों से अगर कोई पात्र आदमी छूट जाए, तो उनके लिए क्या स्पेशल हम काम कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, वो साल धारावीकर कहाँ रहेंगे? वो साल तक धारावीकरों के बिजनेस कहाँ पर जाएंगे? 2 क्वेश्चन है, दोनों को मैं उत्तर दूंगा। पहले, जब पात्र होते ही कुछ कागजात का नहीं है उनके पास, प्रूफ नहीं, एविडेंस नहीं है, वो तो मैंने बताया था कि आपको एक ट्रांसपेरेंट रूप में हम लोग एक कंप्लेंट्स के लिए एक सेल बनाने वाले हैं। उधर जा सकते हैं और उसमें अपीलेट अधिकारी रहेगा, उधर अपील कर सकता है। और अपील में हम लोग ज़रूर, वो सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे, वो देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। उनको लगा कि ये प्रूफ दिया गया, उनका दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट सब देख के उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा प्रूफ है, तो डेफिनेटली उनको घर मिलेगा। लेकिन उसके लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, एक सिंगल विंडो हम लोग करेंगे, सबको घर मिलने वाला है। इतना ही फ़र्क है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग लीगल ऑर्डर्स, कि एलिजिबल है तो उनको फ्री में मिलेगा, नॉन एलिजिबल है तो रेंटल हाउसिंग मिलेगा, जिसमें ये भी हक उनको दिया गया है कि खरीदी करने का, वो भी मालक बनेंगे, ये भी मालक बनेंगे। सो इधर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑल्सो फाइनल घर में ले जाएंगे। ये इसीलिए प्लानिंग, हम लोग इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, कि पहले हम लोग घर कुछ बांधेंगे, राइट,
10 पॉकेट्स में। सो उधर शुरुआत हमारा ऐसा प्रयास है कि हम लोग शुरुआत करेंगे रेलवे से, जो ज़मीन मिल रहा है हमको रेलवे लैंड पे, उधर घर बांधेंगे। सो उधर से उधर डायरेक्टली हम लोग कुछ लोगों को उधर ले जाएंगे, राइट। सो उधर एरिया खाली होगी, फिर उधर नया हम लोग घर बांधेंगे। मतलब एक एक पॉकेट आप डेवलप करके नेचुरली ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वैसे ही करेंगे फेजेस में, जैसा आपने कहा वैसा। तो धाराविकरों को कभी भी ट्रांजिट कैंप में यस, हमारा पूरा प्रयास है कि कभी भी ट्रांजिट में भेजा नहीं जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगी। विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट डेफिनेटली। नीट परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। नीट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अनुराग यादव का पुलिस के सामने कबूलनामा सामने आया, जिसमें उसने दावा किया है कि एक दिन पहले ही उसे पेपर मिल गया था। अनुराग यादव सॉल्वर गैंग के सिकंदर का रिश्तेदार है। अनुराग यादव ने कबूलनामे में बताया कि सिकंदर ने उसे कोटा से बुलाकर अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ा था। दोनों ने ही उसे प्रश्न पत्र दिया और फिर उसे रटवाया गया था। तो जिस तरीके से 3 पेपर लीक करने वालों के कबूलनामे सामने आए, अब एक अभ्यर्थी का भी कबूलनामा सामने आ गया है और उसका नाम अनुराग यादव है, जिसने पुलिस के सामने कबूल किया है कि एक दिन पहले उसे पेपर मिल गया था। अनुराग यादव सॉल्वर गैंग के सिकंदर का रिश्तेदार है। अनुराग यादव ने अपने कबूलनामे में बताया है कि सिकंदर ने उसे कोटा से बुलाकर अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ा था और दोनों ने ही प्रश्न पत्र दिया और उसे फिर वो प्रश्न पत्र रात भर रटवाया गया। तो उसके कबूलनामे की भी जो कॉपी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर है और ये अनुराग यादव नाम का जो कैंडिडेट है जिसने परीक्षा नीट की दी थी, वो कबूलनामा अपना दे रहा है। और देखिए ये कबूलनामा उसका है, ये लिख रहा है कि मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो प्रश्न पत्र रटवाया गया, वही सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। तो ये अनुराग यादव है जिसकी उम्र 22 साल है। ये अपने कबूलनामे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं परीक्षा देने गया, जो प्रश्न पत्र मुझे रटवाया गया था ठीक वही परीक्षा में मिल गया और परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और उसने मुझे पकड़ लिया। मैं अपना अपराध स्वीकार किया। तो ये कह रहा है कि मैं अपना अपराध स्वीकार कर रहा हूं। तो ये अनुराग यादव है, इसके संजीव कुमार इसके पिता है, थाना हसनपुर, जिला समस्तीपुर बता रहा है। और ये बता रहा है कि इसने एक दिन पहले पेपर हासिल कर लिया था और उसके बाद इसने परीक्षा दी है। बड़ी खबर है, पटना में पेपर लीक की जांच में नया खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज को उन छात्रों का स्कोर कार्ड मिला है जो शक के दायरे में है। अभिषेक कुमार, शिवानंद कुमार और आयुष राज के बाद अब अनुराग यादव का स्कोर कार्ड एबीपी न्यूज के पास है। गौरतलब यह है कि 2 विषय में तो बेहद कम नंबर हैं, लेकिन एक विषय में इसे ज्यादा नंबर मिले हैं। तो अनुराग यादव यही वो लड़का है जो सिकंदर नाम के आरोपी का जानने वाला है। सिकंदर ने इसे कोटा से बुलाया था, इसे एक दिन पहले पेपर दे दिया गया। लेकिन अब देखिए, पेपर याद करने के बाद अनुराग यादव की जो मार्कशीट आई है वो हम आपको दिखा देते हैं कि नंबर किस तरीके से दिख रहे हैं। आप देखिए, ये व्यक्ति है, यही है वो लड़का अनुराग यादव। और फिजिक्स की बात करें तो इसमें इसको बेहद कम नंबर मिले हैं। इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें भी इसको कम नंबर मिले हैं। तो ये पूरा अनुराग यादव का ये पूरा मामला है, उसकी मार्कशीट है। और शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर इस वक्त प्रदर्शन शुरू हो गया है। हम सीधे आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं, आप ये देखिए। एडमिशन कराने की कोशिश की है और एनएसयूआई इस चीज का विरोध करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नोट की गड्डियां, नोटों की गड्डियां लेकर क्यों आए? आपको यह भी देख ही रहे होगे, आपको पता ही लग रहा है कि रोज ना रोज पैसे की बात सामने आ रही है। नेट के पेपर पैसों में कराए जा रहे हैं, नीट के पेपर पैसे में। धर्मेंद्र प्रधान जी को हम यहाँ पे पैसे दे, ये देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नोटों की गड्डियां यहाँ पर उछाली जा रही है। हालांकि ये नकली नोट है एनएसयूआई की तरफ से और प्रदर्शन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर हो रहा है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जो है वो नोटों की गड्डियां यहाँ पर, नकली नोटों की गड्डियां यहाँ पर लहरा रहे हैं और उछाल दिया है। गाड़ी पर खड़े होकर आक्रामक प्रदर्शन कर रहे हैं। हिरासत में लिया जा रहा है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को। वरुण नोटों की गड्डियां, मैं आया हूँ कि मैं चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कोचिंग वालों का पैसा है वो वापस दे दो। हम पैसा दे देंगे, नीट के छात्रों को न्याय दे दो। ये पेपर दोबारा री एग्जाम करा दो और एनटीए को बैन कर दो। कल नेट का भी पेपर लीक हुआ है तो साफ साफ समझ आता है कि ये पेपर धांधली है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने पेपर लीक करवाया है और कोचिंग एकेडमी वालों से पैसा लिया है। मैं चाहता हूँ हम पैसा देंगे आपको और नीट के छात्रों को न्याय दे दो।
कोचिंग एकेडमी का पैसा वापस दे दो। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुनवाई चल भी रही है। आप भी आग्रह करते हैं कि ये कोर्ट नीट के छात्रों को न्याय दे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, एनएसयूआई लगातार नीट परीक्षा के मुद्दे पर आक्रामक है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पेपर लीक के आरोप लगाए जा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग और दोबारा परीक्षा करवाने की मांग। और उसी सिलसिले में प्रधान जी पैसा ले लो, पैसा कोचिंग एकेडमी का पैसा वापस दे दो। वरुण ये कोचिंग एकेडमी का पैसा लिया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, इसीलिए नीट का दोबारा पेपर नहीं करा। तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो पहुंचे थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, उन सबको हिरासत में ले लिया गया है। और आपने देखा तस्वीरों में किस तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ता नकली नोटों की गड्डियों के साथ आए थे। उन्होंने नोट उछाले, आरोप अब जो है गंभीर होता जा रहा है और हमला तेज होता जा रहा है राजनीतिक कांग्रेस की तरफ से, एनएसयूआई की तरफ से सरकार के खिलाफ। अब एनएसयूआई आरोप लगा रही है कि खुद शिक्षा मंत्री की संलिप्तता है पेपर लीक के मामलों में और इस दावे का आधार ये बताया जा रहा है कि लगातार अलग अलग इलाकों से देश के पेपर लीक के मामले आ चुके हैं। आरोपी स्वीकार कर रहे हैं लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही और पेपर जो है वो रद्द नहीं हुआ है, ना ही सीबीआई जांच की जो मांग है वो पूरी की गई है। और इन सबके बीच कल ही यूजीसी नेट की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई, लेकिन नीट की परीक्षा जिसका नतीजा पहले आया, जिस पर प्रदर्शन पहले से हो रहा है, वो अभी तक जो है उस परीक्षा को लेकर के सरकार का रवैया जो है वो कुल मिलाकर के टालम टोल वाला रहा है। और यही वजह है कि सरकार घिर रही है, विपक्ष को मौका मिला है। कांग्रेस कल देश भर में प्रदर्शन करने वाली है नीट के मसले पर और उसकी जो छात्र इकाई एनएसयूआई, उसने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर प्रदर्शन किया, आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान की खुद भूमिका है पेपर लीक में और नकली नोटों की गड्डियां उछालते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि एनएसयूआई पैसे देने को तैयार है। बिल्कुल जैनेंद्र, तो देखिए मोर्चा खोल रखा है एनएसयूआई ने। उनका साफ तौर से कहना है कि ये पूरी जो धांधली हुई है इसमें नीट की परीक्षा रद्द की जाए और एनटीए को भी रद्द किया जाए।